चलिए दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है। आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर नहीं पढ़ा, इससे पहले मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए हम देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यूरोप के एक देश जिसका नाम रूस है या रशियन रिवॉल्यूशन उसको कहते हैं, वहाँ पर कैसे रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। देखिए, बहुत सारे रीजन्स होते हैं, बहुत सारे कॉज होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं आंदोलन होने के। उसमें 2-3 कारण मैंने बताया आपको रशियन रिवॉल्यूशन से पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, कि देखिए इकोनॉमिक कॉज होता है। आपको 2-3 कैटेगरी में पढ़ना है। ठीक है। आर्थिक कारण होता है, और उसके बाद सोशल कॉज होता है, सामाजिक कारण होता है। ठीक है। पॉलिटिकल कॉज होता है। ठीक है, यानी राजनीतिक कारण होता है। उसके बाद आपका लास्ट बच जाता है अदर कॉज, यानी अन्य कारण जो है वो क्या है, या हम कह सकते हैं कि जो वहाँ पे लिटरेट लोग थे या बौद्धिक वर्ग के लोग थे, इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोग थे, उन्होंने किस तरह से इस रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। आखिर क्या ऐसा गलत हो रहा था यूरोप के रसिया में, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी क्रांति को उसने जन्म दिया। आइए उसी से पहले आइए चैप्टर को शुरू करते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से रूस में क्रांति शुरू हुई। ठीक है। एकदम मैं बेसिक से आपको लेकर चलूँगा और समझाऊँगा कि आखिर क्या सामाजिक स्थिति थी, क्या जो रशियन रिवॉल्यूशन के समय सोशलिज्म कैसा था यूरोप में, कैसी समाज की स्थिति थी, कैसे लोग रहते थे वहाँ पे, क्या पहनते थे, क्या बोलते थे, कौन सी भाषा बोलते थे, सब समझेंगे। चलिए देखिए, द एज ऑफ सोशल चेंज। देखिए, इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट द पीसी वर्डफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि आपने इससे पहले जो कि फ्रांस की क्रांति पढ़ी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे इस तरह से जब हमें आज़ादी देखने को मिलती है फ्रांस की क्रांति में, तो लोग जो है अपने अधिकारों को जानने लगते हैं और इक्वलिटी यानी समानता के अधिकार की बात करने लगते हैं। और वो कहते हैं कि हमें बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, हमें हमें विचारों की आज़ादी होनी चाहिए, हमें इक्वलिटी की आज़ादी होनी चाहिए। तो ये सब बातें वो लोग करते हैं। ठीक है। दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप, पूरे यूरोप में ये बात फैलने लगी थी फ्रांस की क्रांति के बाद। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured। देखिए, जिस तरह से सोसाइटी बनी हुई थी, सबसे पहले मैंने बताया था कि नोबेल जो लोग हुआ करते थे वो होते थे, और उसके पहले क्लर्जी लोग हुआ करते थे फ्रांस के क्रांति में, आपने पढ़ा होगा। तो उसके बाद और कुछ जो अदर होते थे, तीसरे वर्ग के लोग, जो 3 भागों में वहाँ का समाज बटा हुआ था समाज। तो उसमें बहुत बड़ी चेंजिंग आई क्रांति के बाद। तो ये सब आपको इसलिए देखने को मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वहाँ की सामाजिक स्थिति की वजह से ही वहाँ पे बदलाव जो आया, तो क्रांति शुरू हुई थी। एज यू हैव रीड बिफोर द 18th सेंचुरी सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड ऑर्डर्स। पहले आपने सुना होगा कि 18वीं शताब्दी से पहले जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी, तो समाज जो थी वो बहुत सारे भागों में बटा हुआ था, जिसको स्टेट्स कहते थे। क्या कहते थे? स्टेट्स। और इसमें क्या था? एरिस्टोक्रेसी थी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब कि राजा एकदम तानाशाही से अपना शासन करता था, राजा बिल्कुल प्रजा का ध्यान नहीं देता था, और जिसमें चर्च के लोग बहुत बड़े ताकतवर होते थे, क्योंकि ये इनके पास पूरा इकोनॉमिक कंट्रोल होता था, और सोशल पावर भी इनके पास सबसे ज़्यादा होता था। क्योंकि आप जानते ही हैं, धर्म के नाम पर कोई भी व्यक्ति अपने लिए कुछ भी कर सकता है, किसी के लिए कुछ कर सकता है। वो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यूरोप में क्या हो रहा था कि रसिया में भी यही स्थिति थी। वहाँ पे जो बड़े राजा थे, जो कि उस वक्त निकोलस सेकंड थे, जार निकोलस कहते हैं, क्योंकि रूस के राजा को क्या कहते हैं? जार कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि रूस की जो राजा है जार, वो बिल्कुल भी जनता पर ध्यान नहीं देते थे। उनकी स्थिति भयानक होती जा रही थी, दिन प्रतिदिन सामान महंगे होते जा रहे थे, और चर्च के लोग भी बिल्कुल टैक्स वसूलने में ही लगे रहते थे, जो कि बड़े बड़े जमींदार से मिले हुए थे। ठीक है। तो सडनली आफ्टर रिवॉल्यूशन, आप देख पा रहे होंगे, आफ्टर द रिवॉल्यूशन इट सीम्स पॉसिबल टू चेंज दिस। अचानक जैसे ही आंदोलन हुआ, इसको बदला जाने लगा, ये आप देख सकते हैं। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, यानी बहुत सारे देशों में, जैसे कि यूरोप चाहे एशिया हो, जो नए विचार थे वो धीरे धीरे आने लगे। एंड हु कंट्रोल्ड सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड। और धीरे धीरे एक एक व्यक्ति अपने अधिकारों को बात करने लगा, और वो कहने लगा कि मुझे किसी तरह से मेरे अधिकार बराबर मिलने चाहिए। ठीक। इन इंडिया, राजा राम मोहन राय एंड डेरेजियो टॉक ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। भारत में अगर आप ध्यान दें, तो राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, उन्होंने भी यही बात की थी कि भाई फ्रांस जब अपना
समानता का अधिकार ले सकता है, वहाँ के लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं, तो इंडिया के भी लोग लड़ सकते हैं। और विलियम डेरोजियो, जिन्होंने बंगाल में, जो कि एक अंग्रेज ही थे लेकिन बंगाल में इन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आपको मैं बता दूं, विलियम डेरोजियो बंगाल में ही आए थे, अंग्रेजी थे, लेकिन इन्होंने अंग्रेजी सेना से बहुत ज़्यादा दुखी होकर के वहाँ से इस्तीफा दे करके फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात कही थी इंडिया में। एंड मेनी अदर्स डिबेटेड द आइडिया ऑफ पोस्ट रिवोल्यूशनरी यूरोप, यानी यूरोप में जब क्रांति हो गई तो उन्होंने ये सब बातें कही थी। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रीसेप्ड दिज आइडियाज ऑफ सोसाइटल चेंज, और इन्होंने कहा था कि अगर समाज में कोई बुराई चल रही है तो उसको हमें बदल देना चाहिए, चाहे उसके लिए क्रांति ही क्यों ना करनी पड़े। चलिए आगे हम देखते हैं। नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, लेकिन यूरोप में क्या दिक्कत थी? यूरोप में ये दिक्कत थी कि सब लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए चाहते थे, क्योंकि कोई भी जो ग्रुप थे लोगों के, वो एक बात नहीं चाहता था कि भी यूरोप में पूरी तख्ता पलट हो जाए, राजा को मार दिया जाए, नई प्रजा आ जाए, ऐसी नहीं थी। देखिए वहाँ की स्थिति ये थी कि आपको अलग अलग ग्रुप बटे हुए थे, लोगों के अलग अलग ग्रुप हुआ करते थे, जैसे रेडिकल्स होते थे, लिबरल्स होते थे, कंजर्वेटिव्स होते थे, तो ये सब अलग अलग ग्रुप हुआ करता था। तो सबका जो सिस्टम था, दिमाग था सोचने का, वो अलग अलग था। तो आपको समझने में आएगा आगे आगे चल के। रिस्पॉन्स वेराइड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड द सम चेंज वाज नेसेसरी बट विश्ड फॉर ए ग्रेजुअल शिफ्ट। कुछ लोग चाहते थे कि थोड़ी बहुत चेंजिंग हो जाए और पिछले ही की तरह ही राजा अपना जीवन जीता रहे, राजा हमारे ऊपर अधिकार करता रहे, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग आ जानी चाहिए, ऐसा कुछ लोग सोचते थे। टू दोज हु वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, और वह जो व्यक्ति बहुत तेज़ी से चाहते थे कि सारा कुछ बदल करके पूरा ख़त्म कर दिया जाए पहले का, वो थे कंजर्वेटिव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन और कुछ लोग चाहते थे ऐसे जो कि बहुत तेज़ी से बदलाव हो। सम वर कंजर्वेटिव, कुछ कंजर्वेटिव थे, अदर वर लिबरल, कुछ लिबरल थे और कुछ रेडिकल थे। ठीक है, व्हाट डिड दिस टर्म्स रियली मीन? आइए देखते हैं कि आखिर इन शब्दों का मतलब क्या है। आखिर उस समय ऐसे क्यों शब्द यूज किए जा रहे थे, जैसे लिबरल हो, जैसे रेडिकल्स हो, जैसे आपके सामने मैंने बात किया कंजर्वेटिव हो। तो आज इसकी बात हम करेंगे और समझेंगे। आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, व्हाट सेपरेटेड दीज स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक देम टुगेदर। आइए देखते हैं कि क्या ये था जो इनको सबको तीनों को अलग करता है एक दूसरे से, जिस क्या क्या डिफरेंस है इसमें। वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कॉन्टेक्स्ट और एट ऑल टाइम्स। हमें याद रखना होगा कि इसका कोई मतलब नहीं है कि सब लोग का मतलब एक ही हो। देखिए किसी न किसी का हर हर टाइम पे अलग अलग मतलब रहा है इन ग्रुप का। ये देखेंगे, समझेंगे आखिर इन ग्रुप का क्या मतलब था, और आसानी से हम समझाएंगे आपको ताकि आपको समझ में आ चुके। देखिए वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन ऑफ द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो कि पॉलिटिकल ट्रेडिशन थी यूरोप में चल रही थी। एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस्ड चेंज, किस तरह से उन्होंने, इन ग्रुप ने कैसे वहाँ की क्रांति को बदला। देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्ट्रिकल इवेंट इन विच देयर वॉज एन अटेम्प्ट एट रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से एक ऐतिहासिक बहुत बड़ा आंदोलन होता है जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी को बदल दिया जाता है। पहली सोसाइटी को एकदम अचानक बहुत बड़ी चेंजिंग ला दी जाती है, जिसको रेडिकल चेंज भी कहते हैं। थ्रू द रेवोल्यूशन इन रसिया, इस तरह से जब क्रांति हुई रसिया में, सोशलिज्म बिकम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडिया टू सेव सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। आप देखेंगे कि रसिया में जब रिवोल्यूशन हुआ तो सोशलिज्म जो था वो सबसे बड़ा पावरफुल जो है बनकर उभरा, यानी समाजवाद जो था वो सबसे बड़ा पावरफुल यानी बहुत शक्तिशाली बनकर बड़ा हुआ या उभरा। ठीक है, तो आइए देखते हैं लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव। ठीक, इन तीनों की बात कर लेते हैं। देखिए, वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। इनमें से जो लिबरल्स हैं, वो जो लोगों के ग्रुप थे, उनका मानना था कि सोसाइटी में चेंज होना चाहिए, यानी सोसाइटी को बदला जाना चाहिए। ठीक है, लिबरल जो थे वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। लिबरल चाहते थे कि हमें ऐसा देश चाहिए, हमें ऐसा नेशन बनना है जिससे हम सभी धर्मों की समान सब लोगों को उनका अधिकार दे सकें, और हमें सबको समान अधिकार देना चाहिए और सबको बराबर मानना चाहिए। वो चाहते थे ऐसा हम देश बनाए जिसमें सभी धर्मों को समान अधिकार हो। ठीक है, वी शुड रिमेंबर दैट एट द टाइम ऑफ यूरोपियन स्टेट्स यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर। हो क्या रहा था दोस्तों, इसलिए ऐसी बात कही गई क्योंकि उस वक्त यूरोप में, खासकर रसिया में और फ्रांस में, और आप पूरे यूरोपियन कंट्री का आप अगर मोटी मोटा बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। वो सिर्फ
लोग ईसाइयों को मानते थे, चर्च के लोगों को वहाँ तरजीह दी जाती थी, बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस लाइफ, प्रतिष्ठित जीवन दिया जाता था। बाकी दूसरे धर्म के लोगों का बहुत ज़्यादा अनादर किया जाता था, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल उनके प्रति लोग होते थे, बहुत ज़्यादा उनकी बेइज्जती करते थे। तो इसलिए आप देखने को मिलेगा कि जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, देखिए। जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसमें हो क्या रहा था कि जैसे ब्रिटेन में जो ज़्यादातर चर्च के लोग थे उनको ही फेवर किया जाता था, और ऑस्ट्रिया में भी आप ऐसा ही देखेंगे, स्पेन में भी आप ऐसा ही देखेंगे। और जो कैथोलिक चर्च के लोग थे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हुआ करते थे। इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भेदभाव किया जाता था दूसरे रिलीजन के साथ। तो ये जो लिबरल थे वो चाहते थे कि ऐसा हम देश बनाएं जहाँ सभी धर्मों का समान अधिकार हो और कोई से भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन न किया जाता हो, ठीक है। चलिए, और लिबरल्स जो वो और चाहते थे ऐसी बात कि लिबरल जो चाहते थे वो कहते थे कि आल्सो इज अपोज्ड द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। और लिबरल्स ये भी चाहते थे कि जो वंशवाद है, यानी ये बाप के बाद लड़का बन गया उसका, उसके लड़के का उसका लड़का बन गया राजा, तो इस तरह से जो सिस्टम है उसके भी ये विरोधी थे। ये नहीं चाहते थे कि एक ही वंश के लोग हमेशा राज करें एक देश में। तो लिबरल्स, दो तीन बातें मैंने आपको बताई। सबसे पहले मैंने लिबरल्स के बारे में ये बताई कि वो थोड़ी सी सोसाइटी में चेंज चाहते थे, ठीक है। दूसरी बात ये बताई मैंने कि उनका रिलीजन, उनका मानना था कि सभी धर्मों का समान जो है इज्जत दी जाए, उनको ऐसा देश हमें बनाना है। तीसरी बात मैंने आपको बताया कि लिबरल जो थे वो पूरी तरह से वंशवाद के विरोधी थे, मतलब डायनेस्टिक रूलर नहीं होने चाहिए, ये नहीं कि पिता बने उसके बाद लड़का बने, तो इस तरह से जो लिबरल्स चाहते थे, ठीक है। लिबरल्स की बातें मैंने आपको बता दी, तो आप उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट, और वो ये भी चाहते थे कि जो लोगों का अधिकार है वो गवर्नमेंट से मतलब सेफ रहे। ये नहीं कि गवर्नमेंट जो भी मन में आए करता रहे और सरकार जो है लोगों का अधिकार छीन ले, वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो चाहते थे लोगों का अधिकार भी सुरक्षित रहे, ठीक है। इन बातों को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। दे आर्ग्ड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाई ए वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, they did not believe in universal adult franchise that is the right of every citizen to vote। दरअसल आपको ये भी समझना होगा कि दोस्तों इनका यह भी विचार था कि इनका एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए सरकार में, यानी इनका कोई बात रखने वाला होना चाहिए सरकार में, ठीक है। और ये भी कहते थे कि कुछ चीज़ों में इनका मत ये भी था कि ये डेमोक्रेट नहीं थे। डेमोक्रेट का मतलब पूरी तरह से लोकतंत्रवादी नहीं थे, मतलब ये राजा के रूल को मानने को तैयार थे। ये नहीं चाहते थे कि पूरी जनता का ही शासन यहाँ आ जाए, बस ये चाहते थे कि वहाँ पे इनके कोई रिप्रेजेंटेटिव हो। ये सब जो मैंने चारों बातें बताई आपको ये, और एक बात और बताया था इन्होंने कि इनका ये भी नहीं था मन की जो वोट देने का अधिकार है वो सभी लोगों को रहे, ये भी नहीं चाहते थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस बात को आपको समझना है। दे फेल्ट मेन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट, दे आल्सो डिड नॉट वांट टू वोट फॉर वुमेन। वो कहते थे कि जो लिबरल्स का कहना था, उनका मेन मानना था कि आदमियों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ऐसा लिबरल्स का मानना था। आपको ध्यान रखना होगा, मैं सारी बातें अभी जो भी कर रहा हूँ वो लिबरल्स के बारे में कर रहा हूँ, ठीक है। लिबरल्स, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं उदारवादी, ठीक है। क्या कहते हैं? उदारवादी, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं उसके आगे, मैं आपके सामने बात करता हूँ, ठीक। देखिए, इन कंट्रास्ट रेडिकल वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड। देखिए, आप रेडिकल की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रेडिकल, ठीक है, रेडिकल पे बात करेंगे। रेडिकल जो लोग थे, उनके ग्रुप जो लोग थे, वो कहते थे कि हम ऐसा देश चाहते थे या चाहते हैं कि गवर्नमेंट वहाँ जो है वो पूरी तरह से मेजॉरिटी का हो। मेजॉरिटी का मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग जिस धर्म के हों उसी का सरकार हो, ऐसा देश होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्रिश्चियन ज़्यादा हैं तो क्रिश्चियन की सरकार होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। किनका? रेडिकल्स का, ठीक है। मतलब अगर क्रिश्चियन 70% हैं, पॉपुलेशन उनका 70% है एक देश में, तो इन्हीं की सरकार होनी चाहिए, ऐसा मानना था। किसका? ऐसा मानना था रेडिकल्स का, ठीक है। और मैनी सपोर्टेड वुमेंस सफरगेट मूवमेंट, और बहुत सारे इसमें से जो रेडिकल्स थे उन्होंने वुमेन के मूवमेंट को भी सपोर्ट किया, जो कि लिबरल बिल्कुल नहीं चाहते थे। लिबरल तो चाहते थे कि वुमेन को वोट देने का अधिकार ही ना मिले, लेकिन देखिए इसमें आपको रेडिकल और जो लिबरल्स थे इनमें आपको साफ डिफरेंस देखने को मिलेगा कि ये चाहते थे कि नहीं, लड़कियों को भी अधिकार मिले, जबकि लिबरल्स ऐसा नहीं चाहते थे, ठीक है। तो दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। इन्होंने, जो रेडिकल थे, उनका कहना था कि बड़े बड़े जो जमींदार है, जो टैक्स उनको लगाने की अनुमति है, उनसे ये अनुमति छीन ली जाए, ये भी चाहते थे। और वो चाहते थे कि जो बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक हैं उनके पास जो भी संपत्ति है उनसे छीन लिया जाए।
और उनका मतलब सब में बराबर बराबर जनता में बांट देना चाहिए, ऐसा ये मानते थे। ठीक है, दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू। वह ऐसा बिल्कुल नहीं मतलब मानते थे कि मतलब सब पूरा सबसे छीना करके पूरी संपत्ति छीन करके पूरे गरीबों में ही बांट दी जाए। वो चाहते थे कि 2 से 3 लोगों के पास पूरे देश की संपत्ति न हो, ऐसा बिल्कुल ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि ठीक है रहे, लेकिन हाँ बराबर बराबर लगभग मतलब जो पैसे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है, लगभग लगभग सब होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अडानी अंबानी की तरह इंडिया का 2% से 3% लोगों के पास इंडिया का 90% धन आ जाए, इस तरह से नहीं होना चाहिए था, ऐसा इनका साफ साफ कहना था। ठीक है, किसका? मैंने अभी बताया, रेडिकल्स का। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं कंजर्वेटिव की बात करते हैं, और कंजर्वेटिव की बात करके इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से पढ़िए, कंजर्वेटिव वर अपोज टू रेडिकल एंड लिबरल्स। कंजर्वेटिव जो थे विचारधारा के लोग, उन्होंने रेडिकल और लिबरल दोनों लोगों की बातों का विरोध किया। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांस की क्रांति के बाद, हाउएवर इवन कंजर्वेटिव हैड ओपन देयर माइंड टू नीड फॉर चेंज। दरअसल कंजर्वेटिव जो थे ना, इसमें आपको समझना होगा, कंजर्वेटिव जो थे वो क्रांति के पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि नहीं, जैसा चल रहा है पुरानी व्यवस्था चल रही है वैसा ही होना चाहिए, क्या ज़रूरत है चेंजिंग का। लेकिन फ्रांस की क्रांति जब हुई उसके बाद इनका दिमाग चेंज हो गया। इनका दिमाग इसलिए चेंज हुआ क्योंकि फ्रांस की क्रांति में ऐसी बदलाव आई जिन्होंने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर दिया, और लोग उसके तरफ पीछे भागे कि नहीं, हमें ऐसी हमारे जो अधिकार है वो मिलने चाहिए। इसलिए कंजर्वेटिव ने फ्रांस की क्रांति के बाद कंजर्वेटिव लोगों ने सारी अपनी विचारधारा, अपने दिमाग की जो कीचड़ थी वो निकाल दी, और इनकी ये बात थी कि नहीं, हमें भी आंदोलन करना चाहिए। पहले इनका मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब जो था कंजर्वेटिव ने अपने माइंड को चेंज कर लिया था। वो 18वीं शताब्दी में बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। 19वीं शताब्दी आते आते इन्होंने सोचा था कि नहीं, हमें भी कुछ ना कुछ चेंजिंग करना चाहिए कि, और इन्होंने ये सोचा, इनका जो आइडिया था वो ये था कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। टू बी रिस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू ब्रॉट अबाउट थ्रू ए स्लो प्रोसेस। एक स्लो प्रोसेस के तहत, जैसे राजा को हटाया जाए ऐसा नहीं है, राजा को धीरे धीरे पहले ये बनाया जाए, कानून बनाया जाए, कानून के बाद राजा की अनुमति ली जाए, फिर उसको अपनी गद्दी से हटाया जाए, वो भी पूरा एकदम रिस्पेक्ट के साथ, उसको जो है पूरी इज्जत के साथ हटाया जाए। मतलब ये सब चाहते थे, लेकिन चाहते थे कि ये स्लो हो, धीरे धीरे हो, सब कुछ हो लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस हो। ऐसा चाहते थे कौन? कंजर्वेटिव चाहते थे। ध्यान रखिएगा इस बात का, मैं तीनों बात आपको बता रहा हूँ, तीनों ग्रुप के बारे में आपको बता रहा हूँ। सच डिफरिंग आइडियाज अबाउट सोसाइटी चेंज क्लैश ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल दैट फॉलोड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, ऐसा ही सामाजिक स्थिति जब बनी थी तभी फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांस में क्रांति हुई थी। ठीक है, द वेरियस अटेम्प्ट एट रिवॉल्यूशन एंड नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द 19th सेंचुरी हेल्प डिफाइन बोथ द लिमिट एंड पोटेंशियल ऑफ दीज पॉलिटिकल टेंडेंसीज। धीरे धीरे क्या हुआ, इसी कारणों की वजह से, जो मैंने आपको बताया अभी कि जितनी भी प्रकार की सामाजिक स्थितियाँ बन रही थी यूरोप में, अलग अलग तबकों के लोग बढ़ चुके थे अपने अपने वर्गों में, चाहे वो रेडिकल हों, चाहे वो कंजर्वेटिव हों, चाहे वो लिबरल्स हों, तीनों की विचारधारा अलग अलग थी। इसी प्रकार से तीनों विचारधारा किस तरह से आपके सामने एक होकर के सबका सबका देखिए, सबका मकसद तो एक ही है कि रिवॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन सबका आइडिया अलग है कि किस तरह से होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। किसी का है बहुत तेज होना चाहिए, किसी का है कि भाई एकदम स्लो होना चाहिए, जैसे हमने अभी बात किया कंजर्वेटिव की। ठीक है, तो आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, कि वहाँ पे रूस में किस तरह का औद्योगिक सामाजिक व्यवस्था जो उद्योग में थी वो कैसी थी, यहाँ की वहाँ की जो फैक्ट्री में कैसे वर्कर काम करते थे। ठीक है, वहाँ की स्थिति कैसी थी, जमींदार कैसे लूटते थे उनको, या कैसे उनको सैलरी कम देते थे, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा काम कराते थे, कैसे इंस्पेक्टर वहाँ के मिले होते थे। तो ये सब बातें मैं अगले वीडियो में करूँगा आपसे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।